नहीं, अब लास्ट कल लेक्चर में हम बात कर रहे थे, अगर हम उसको दोबारा आज कनेक्ट करें। मेरे में लास्ट हमने कल क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रूल जो अप्लाई किया वो था इनिशियल मेजरमेंट। और इनिशियल मेजरमेंट का रूल में हमने परचेज प्राइस और जो बाकी चीज़ें हैं, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, उसको एसेट की कॉस्ट में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि कैपिटलाइज कर दिया। इसके अलावा हमने कल बात की जनाब मेजर ओवरऑल कॉस्ट, और इसके अलावा हमने बात की रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट यानी कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे। तो मेजर ओवरऑल कॉस्ट के बारे में हमने कहा जनाब हम क्या करेंगे, इसको एसेट की जो इनिशियल मेजरमेंट है उसके अंदर से अलहदा करेंगे और उसको नेक्स्ट ओवरऑल तक क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। दैट वाज द मेजर ओवरऑल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, ठीक, जिसको हम पढ़ रहे थे किस मेन हेडिंग के अंदर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक, आज अब एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे। जैसे अगर आप अपने नोट्स देखें तो आपको हेडिंग मिलेगी जनाब, साथ साथ उसको टिक करते जाइएगा ताकि आपको याद रहे कि हम ये रूल्स पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 6 पे आए और आपको हेडिंग मिलेगी डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट से मुराद हम ये लेते हैं जनाब कि आप एक नॉन करंट एसेट बाय कर रहे हैं और आपने सप्लायर के साथ जिससे बाय कर रहे हैं उसके साथ आपने ये अरेंजमेंट किया है कि जब हम आपको पेमेंट करेंगे सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं। लेकिन जो आप उससे क्रेडिट पीरियड ले रहे हैं वो नॉर्मल टर्म्स जो क्रेडिट की हैं उससे बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, इट्स कॉल्ड एज एन एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। मतलब आप एक सप्लायर के पास जाते हैं, उससे आप एक नॉन करंट एसेट बाय करते हो, कहते हैं आप 15 से 20 दिन में आप हमें पेमेंट कर दें तो ये 1 लाख रुपए। आप कहते नहीं यार मैं 6 माह बाद या साल बाद पेमेंट करूँगा, तो फिर ये 1,15,000 रुपये। ठीक, इसको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट, कि अगर आपने कोई एसेट बाय किया है और आप उसमें इनकॉर्पोरेट क्या कर रहे हैं कि जनाब हम इसकी पेमेंट करेंगे, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड लेंगे हम आपसे बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म्स, जो कि आप नॉर्मली हर एक को कितना क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल 15 दिन, फिर जनाब एसेट ले लें 15 दिन में पेमेंट कर दीजिएगा, तो 1 लाख रुपए का एसेट। आप कहते नहीं यार मैंने 6 माह बाद पेमेंट करनी या साल बाद पेमेंट करूँ, तो कहते फिर ये 1,15,000। फॉर एग्जाम्पल आपके ठीक है जी अब हमें एसेट दे दें, कितने का जी, उसने आपको कहा जी 1,15,000 की आपको पेमेंट करनी। अब आया 16 ये कहता है कि जब आप एसेट को डेबिट करेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको नॉर्मल क्रेडिट पीरियड पे लेता तो ये मुझे मिलना था 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड पे लिया है और ये मुझे मिल रहा है 1,15,000 रुपये। अब द क्वेश्चन इज कि इसको डेबिट मैं 1 लाख से करूं या 1,15,000 से करूं। ठीक, तो आया 16 ये कहते हैं कि आप इसको डेबिट करेंगे 100,000, इट शुड बी डेबिटेड विद 100,000। ये जो 15,000 है ना, ये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फॉर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये जो आप एडिशनल 15,000 पे करने जा रहे हैं, ये चूंकि आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अवेल किया है, इसका मतलब है वो आपको टाइम पीरियड दे रहा है टू पे। इसका मतलब है वो आपकी परचेज को फाइनेंस कर रहा है। इसका मतलब है वो एक्चुअली आपको 1 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर रहा है कि चलो तुम एसेट खरीद लो, साल बाद पैसे दे देना, फिर वो एक्स्ट्रा 15,000 रुपये ऊपर दे देना। इसका मतलब वो आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 15,000 इन ऑर्डर टू फाइनेंस योर बाइंग, बिकॉज यू डजंट हैव द मनी। आपको पैसे नहीं थे लेकिन आपको एसेट चाहिए, तो यार एसेट तो चाहिए, पैसे कोई नहीं। ठीक है जनाब हम किस लिए हैं, हम आपको दे देते हैं, लेकिन फिर आप हमें एक्स्ट्रा ऊपर एडिशनल पैसे दीजिएगा, एसेट के अगेंस्ट नहीं, आपकी बाइंग को फाइनेंस करने के लिए, जैसे बैंक फाइनेंसिंग करता है। अगर आपने कोई एसेट खरीदना है, बैंक के जाकर लोन लेंगे तो बैंक क्या कहेगा, बिल्कुल ले ले जनाब, हम आपको पैसे दे देते हैं, वापसी आप हमें जरा फिर एडिशनल पैसे साथ में कर दीजिएगा। तो वो एक्स्ट्रा पैसे काहे के ले रहा होता, इंटरेस्ट। क्यों ले रहा होता है इंटरेस्ट, बिकॉज वो आपको फंड्स अवेलेबल कर रहा है, उसने आपको फंड्स दिए हैं, उसने आपकी बाइंग को फाइनेंस किया है, उसके अगेंस्ट आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर। द सेम इज हैपनिंग हियर। If the company is buying a non-current asset on a deferred payment arrangement,
IAS 16 के रूल्स के मुताबिक। तो स्टैंडर्ड ये कहता है डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट का मतलब है कि द कंपनी इज गेटिंग द क्रेडिट पीरियड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द सप्लायर। तो एक तो उसका नॉर्मल क्रेडिट पीरियड हर एक को 15-20 दिन का पीरियड दे रहा है, उसमें उसको आप कंसिडर नहीं करते। लेकिन इफ द क्रेडिट पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म्स, any additional amount paid over the cash price of the asset will be treated as interest. It will be treated as interest. Getting the ये रूल बन गया। अब अगर मैं कहूं आपने एसेट खरीद लिया जनाब, तब आप एंट्री क्या करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू पेएबल। कितने से जनाब हो गया ये? 100,000, 1,00,000। तब पूरा साल गुजरेगा। जब पूरा साल गुजरेगा तो एक्चुअली यू आर यूजिंग एसेट एज वेल एज यू आर यूजिंग द फंड्स ऑफ अदर, यानी कि लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी पे क्या अक्रू करेगा? इंटरेस्ट अक्रू करेगा। कितने का जी? 15,000 रुपए का। क्या एंट्री करेंगे हम? हाँ बता। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स। कितने हो गए जनाब? कितने जनाब? 15,000। अब आपके पेएबल्स पे बैलेंस कितना आ रहा होगा? 1,15,000। अब कंपनी पेमेंट कर देगी उसको 1,15,000 की। क्या एंट्री करेगी जनाब? कंपनी में क्या एंट्री? पेएबल्स डेबिट टू कैश, 1,15,000। ट्रांजैक्शन लूप पूरी होगी जनाब। आपने एसेट बाय किया जिसकी कैश प्राइस 1,00,000 थी, लेकिन आपने उसके साथ एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अरेंजमेंट में गए। उसने कहा ठीक है जी ले ले एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, लेकिन फिर आपको 1,15,000 देना। आपने एसेट को डेबिट कितने से किया? विद द कैश प्राइस। पेएबल भी बुक कर लिया आपने। अब टाइम पीरियड जब गुजरेगा तो इंटरेस्ट एक्रू करें। आप इंटरेस्ट की एक्रूवल की एंट्री पास करें। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद पेमेंट है जो कि नॉर्मल आपको पता है, पेएबल्स अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट कहां पे रिपोर्ट किया जाएगा जी सर? इंटरेस्ट कहां पे रिपोर्ट करेंगे आप? फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट की? व्हाट विल बी द क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट? मैं याद करा दूं ना, सबको याद करा दूं। हाँ जी, नहीं तो बोल लेना यार, मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। सुन के बोल, ठीक, सुन के बोली। एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री हम कितने दिन से बात कर रहे हैं? जिस दिन से क्लास शुरू हुई है कि एक्सपेंस जब क्लोज होता है तो आप उसकी एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। इनकम्स जब क्लोज होती है तो इनकम्स डेबिट होती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को। अब आपने कहा ये मैंने क्या अकाउंट फॉर किया? ये मैंने इंटरेस्ट फॉर द पीरियड अकाउंट फॉर किया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो कि मैंने 1,00,000 के फंड्स यूज किए उस पर इंटरेस्ट अक्रू करके एक्सपेंस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पेएबल्स क्रेडिट। अब इसको क्लोज किसके साथ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक होगी बात? अब आपके पास नोट्स हैं, उसमें रूल पढ़े, उसमें भी यही बात लिखी होगी। जस्ट रीड द रूल। कौन पढ़ेगा जब? ठीक हो गया। क्या कह रहा है? कह रहे दैट डिफरेंशियल बिटवीन द कैश प्राइस एंड द अमाउंट पेड विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड। उसके आगे जो लाइन लिखी है वो भी रेलेवेंट हो जाएगी जब हम IAS 23 पे जाएंगे। अगर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, वो भी हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर आप सिंपल रूल है वो यहाँ पर। ठीक हो गया। इसको हम क्या कह रहे हैं कि आपने डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट में आपने, और आप ये याद रखें कि FR1 में जब IAS 16 में से सवाल आएगा PPE पे, तो उसमें जरूर एक आधा एसेट जो है वो डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट में होगी। मतलब ये आप समझ लें ये ट्रांजैक्शन पेपर में अगर 16 में से सवाल आता है 15 से 17 नंबर का, तो उसमें एक चीज ये जरूर होगी, एक एसेट एग्जामिनर ने डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट पे खरीदा होगा। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये
वो वाला रूल टेस्ट कर रहा है। इसको हमने किससे डेबिट करना है? कैश प्राइस। अब देखें, अगर आप इसको कैश प्राइस से डेबिट नहीं करेंगे तो ये 1,15,000 हो जाएगा। इसका मतलब है ओवरस्टेट हो जाएगा, एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा, और इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ओवरस्टेट होना शुरू होगा। सब चीजें गलत। और जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपने पेबल कितने पे बुक किए होंगे? 1,00,000 पे। पेमेंट वो आपसे मांग रहा होगा 1,15,000। ठीक। तो दिस इज गोइंग टू बी द इश्यूज विद द, आपने पेपर में ये रूल जो है वो याद रखना। सो द डेफिनेट पेमेंट अरेंजमेंट। इसके बाद अब आप आगे थोड़ा सा चलते हैं इसको लेकर। इसमें एक और भी है रूल आगे, आप देख रहे होंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट। उसको मैं इंटेंशनली अभी स्किप कर रहा हूं, बाद में दोबारा वापस आएंगे इसके ऊपर। ठीक। अभी हम जा रहे हैं जनाब सेकंड फेज ऑफ, दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट IS 16 ये कह रहा है कि वंस आपने पीपी बुक कर लिया और उसको इनिशियली मेजर कर लिया आपने किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। ठीक। अब आपने उसको सब्सिक्वेंटली मेजर करना। सब्सिक्वेंटली मेजर मीन कि जब भी आप एसओएफपी बनाएंगे और उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे एसेट की, टू बी रिपोर्टेड इन द एसओएफपी, तो उस पर जो रूल अप्लाई होगा उसको स्टैंडर्ड की जुबान में हम कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रूल, कि आप उसको सब्सिक्वेंटली मेजर करें। IS 16 ये कहता है जनाब, देयर आर टू मॉडल्स अवेलेबल टू सब्सिक्वेंटली मेजर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें पहला मॉडल है, उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट मॉडल। द फर्स्ट इज नोन एज कॉस्ट मॉडल। IS 16 के मुताबिक पीपी को हम जब कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं तो इसको हम मेजर करते हैं एट इट्स कैरिंग वैल्यू, जिसको हम अक्सर नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। एज पर कॉस्ट मॉडल, PPE should be measured at their carrying value, which is equal to cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment losses. So the carrying value या net book value is equal to cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment losses. ठीक हो गया जनाब? अब इसमें सबसे पहला वर्ड है कॉस्ट। ये वही कॉस्ट है जो इनिशियल मेजरमेंट पे आपने डिटरमिन की, द कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस ऑल दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। ये वही कॉस्ट जो भी हम पढ़ कर आ रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट में। नेक्स्ट इज अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक। इसमें जो मेन वर्ड है टेक्निकल, वो डेप्रिसिएशन है। अकामुलेटेड इट्स सिंपली द वर्ड रेफरिंग कि जहां पर आपने सारी डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर ली। सो द डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कौन बताएगा जनाब डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू में कमी आ जाती है एसेट की। क्यों आती है कमी? है ड्यू टू द यूजेज। एसेट को यूज करते हैं तो हम उसकी वैल्यू में कमी आ रही होती है। ठीक। इसका मतलब हम एसेट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है? कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। मतलब अगर हम कहें डेप्रिसिएशन मींस व्हाट, क्या चीज है ये, तो हम कहते हैं ये एक एक्सपेंस है बेसिकली, और ये नॉन करंट एसेट की कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये इतना एसेट इस साल, इतना एसेट हमने कंज्यूम कर लिया, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं डेप्रिसिएशन। अब जब स्टैंडर्ड इसको डिफाइन करता है डेप्रिसिएशन को, तो ये क्या कहता है जनाब? डेप्रिसिएशन क्या होती है? क्या जनाब? डेप्रिसिएशन जो है, इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन of depreciable amount of an asset over its
useful life. Depreciation is a systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. अब आप देखें इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज हो रहे हैं, नंबर 1 सिस्टमैटिक एलोकेशन, नंबर 2 depreciable amount, एंड नंबर 3 यूजफुल लाइफ. बाकी सारी चीजें जो है एम इररेलेवेंट. 3 टेक्निकल लफ्ज यूज हो रहे हैं. That is systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. अब हम देखते हैं जनाब इन तीनों का क्या मतलब है. what is the meaning of these 3 words? क्या कह रहा है स्टैंडर्ड, इसमें क्या पैगाम आपको दे रहा है. सिस्टमैटिक एलोकेशन से मुराद क्या है? अब अगर मैं आपसे पूछूं जनाब व्हाट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो हमें इनके नाम जरूर पता. हमें पता है जनाब इन प्रैक्टिस जनरली हम एसेट को डेप्रिसिएट कर रहे होते हैं यूज स्ट्रेट लाइन मेथड पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, सम ऑफ डिजिट्स मेथड पे, यूनिट्स मेथड पे, कोई भी बेसिस हो सकती है हमारे पास. लेकिन हमें ये मैकेनिक्स पता है, लेकिन व्हाट इज मेंट बाय सिस्टमैटिक एलोकेशन, ये आपने याद रखनी है बात बड़े ध्यान से कि जब हम एलोकेशन सिस्टमैटिक एलोकेशन की बात करते हैं तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसको ड्राइव करते हैं या इंस्पिरेशन लेते हैं वो मैचिंग कॉन्सेप्ट. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो है वो मैचिंग. आई होप आप सबको पता है मैचिंग मींस कॉस्ट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज. ठीक. अब ये सिस्टमैटिक एलोकेशन जो है जहां हम जो मेथड ड्राइव करते हैं कि इस मेथड के मुताबिक ऐसे डेप्रिसिएट होना चाहिए, उसकी जो बेसिस है हमारी सिलेक्शन की वो मैचिंग कॉन्सेप्ट. ठीक. अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहे हैं तो हम सबको इंट्रो से पता है कि जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हम याद करें तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम होती है. ठीक. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो वो सेम. ठीक हो गया. अब हम कहते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन ये कहती है कि ये उन एसेट्स के लिए बेहतर है जो एंटिटी को हर साल बेनिफिट भी एक जैसे देते ताकि डेप्रिसिएशन सेम रहे. जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स जो है उनका कवर्ड एरिया सेम है, हर साल सेम है, आपको एक जैसे बेनिफिट हर साल दे. तो वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज अ सुटेबल मेथड टू डेप्रिसिएट द बिल्डिंग्स. लेकिन हमने रिड्यूसिंग बैलेंस में देखा कि एसेट की जो अर्ली ईयर्स होते हैं लाइफ के उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होता है और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है उसका एक्सपेंस कम होना शुरू होता है. इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं जो अपनी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में ज्यादा बेनिफिट देते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनकी बेनिफिट देने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है. इसका मतलब उनका कंजम्पशन रेट अर्ली ईयर्स में ज्यादा होता है, लेटर ईयर्स में कम हो जाता है. ये क्या कहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें, लैपटॉप्स को देखें कि जितनी भी मशीनरी देखें तो ये जब नए होते हैं तो बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी इनकी आ रहे होते हैं, फ्लो ऑफ बेनिफिट बड़ा अच्छा होता है. जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं ये हैंग होना शुरू हो जाता है. ठीक. इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए सुटेबल है जो अर्ली ईयर्स में ज्यादा बेनिफिट देते हैं और लेटर ईयर्स में कम. जैसे हम एरोप्लेन की बात कर रहे थे कल कॉम्प्लेक्स एसेट में, तो अगर आप देखें उसके इंजन को अगर आप डेप्रिसिएट करना चाहें तो मैं अगर आपसे कहूँ सर यार सालों पे डेप्रिसिएट करें तो आप कहेंगे नहीं सर इसको फ्लाइट आवर्स पे डेप्रिसिएट करना चाहिए. जितने ये फ्लाइट आवर्स करेगा पूरे वैसे वैसे ये कंज्यूम होता जाएगा. अगर जहाज फ्लाइट ही नहीं कर रहा और खड़ा है पार्क किया हुआ तो उसके इंजन को तो कोई मसला ही नहीं, इसका मतलब वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा. और सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या कह रही है कि आपका जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है इट शुड रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन ऑफ द बेनिफिट्स, कि आप एक एसेट से बेनिफिट किस तरह कंज्यूम कर रहे हैं. दैट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द मैचिंग कॉन्सेप्ट. आपको पता है IS 16 कोई भी मेथड रेफर नहीं करता. ये जो स्ट्रेट लाइन फला फला जो हम पढ़ते हैं ये स्टैंडर्ड में रेफर नहीं है. स्टैंडर्ड सिर्फ एक बात करते हैं, कहते हैं आप जो भी मेथड चूज करें इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. क्या आप एसेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है. क्या आपको एसेट हर साल इवन बेनिफिट देता है या अर्ली ईयर्स में ज्यादा लेटर ईयर्स में कम या वाइस वर्सा. ठीक.
तो आपको उसी मेथड के मुताबिक, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक मेथड ड्राइव करना है जिसके मुताबिक आपने डेप्रिसिएशन लेना। ये जो नाम है मेथड्स के, जो हम याद कर लेते हैं, ये सिंपली दो तरह के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें एसेट हर साल एक जैसे बेनिफिट देते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें अर्ली ईयर्स में ज्यादा है, लेटर ईयर्स में कम। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये भी मेथड हो सकता है ना। ये नंबर ऑफ किलोमीटर आपने कितने कवर कर लिए हैं, वो भी मेथड हो सकता है। आपकी गाड़ी है, गाड़ी को आप डेप्रिसिएट करना चाह रहे हैं, तो इंजन को, टायर्स को आप डेप्रिसिएट, गाड़ी खड़ी है, टायर्स को कुछ भी नहीं हो रहा अनटिल अनलेस कि आप ट्रेवल करना ना शुरू कर। इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टायर्स का कंजम्पशन रेट निकालना चाह रहा हूं, तो बेस्ट सुटेबल बेसिस है कितने किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। समझ आ रही बात? सो सिस्टमैटिक एलोकेशन किस चीज की बेस पे होती है? सिस्टमैटिक एलोकेशन on the basis of the pattern of the economic benefits driven by from the asset। याद रखनी है बात है। और जेन में वो जो आपने क्रैमिंग की हुई है ना, स्ट्रेट लाइन और ये वो है जरूर, वो बस नाम है, पैटर्न का नाम है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, इसके बाद आ गया दूसरा टर्म एंड दैट इज, और डेप्रिसिएशन किस कॉन्सेप्ट के अंडर होती है भाई? कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंडर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है? भूल गए? मैंने बोला है अभी? नहीं बोला? मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक डेप्रिसिएशन ली जाती। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद है सेकंड वर्ड एंड दैट इज अ डेप्रिसिएबल अमाउंट। व्हाट इज अ डेप्रिसिएबल अमाउंट? डेप्रिसिएबल अमाउंट हम कहते हैं जनाब, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट वही जो आपने इनिशियल मेजरमेंट पे डिटरमिन किए, रेजिडुअल वैल्यू तो कहते हैं ये क्या होती है? तो हम कहते हैं ये उस वैल्यू को कहते हैं जो कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का एस्टिमेट है कि जब हम एसेट को मुकम्मल तौर पे कंज्यूम कर लेंगे तो तब ये एज ए स्क्रैप जिस वैल्यू पे बिक जाएगा उसको हम रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, एस्टिमेटेड वैल्यू है, मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि जनाब आखिर पे जब हम इस प्लांट को, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, उसको हम यूज कर लेंगे ओवर द ईयर्स, तो आखिर पे जब ये प्रोडक्शन करने के काबिल नहीं रहेगा, खत्म हो गया इसमें बेनिफिट देने की कैपेसिटी, लेकिन फिर भी ये एज ए स्क्रैप जरूर बिक जाएगा, तो वो जो उसकी एज ए स्क्रैप वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। दैट इज नोन एज रेजिडुअल वैल्यू। यानी कि रेजिडुअल वैल्यू एसेट की कॉस्ट का वो हिस्सा है जो एंटिटी कंज्यूम नहीं कर सकती। इसको रिकवर करने का एक ही तरीका है कि आप इसको बेच दें। समझ आ रही? इसका दूसरा मतलब ये है, रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा मतलब ये है कि कॉस्ट के अंदर, एसेट की कॉस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो एंटिटी कंज्यूम नहीं कर पाएगी, और उसको रिकवर करने का तरीका एक ही है कि आप उसको आखिर पे बेच दें, एंड दैट इज द रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, तो इसके अलावा जो वैल्यू है कॉस्ट के अंदर, रेजिडुअल वैल्यू के अलावा जो अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट। मींस ये वो अमाउंट है कॉस्ट की, या वो वैल्यू है एसेट की जो एंटिटी अपने ऑपरेशंस में कंज्यूम कर लेगी, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएबल अमाउंट। जैसे हम कह दिए आपने 1 लाख रुपए का एक एसेट कॉस्ट आई और 10,000 का वो बिक जाएगा एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो इसका मतलब है कि एंटिटी जो कंज्यूम करेगी पोर्शन ऑफ द कॉस्ट वो कितना है? वो 90,000, एंड दैट इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक, इसके बाद आ गया जी तीसरा वर्ड एंड दैट इज यूजफुल लाइफ। तो व्हाट इज द यूजफुल लाइफ? तो हम कहते हैं जी यूजफुल लाइफ अगेन एस्टिमेशन है, एंड मैनेजमेंट का कंपनी क्या एस्टिमेशन है कि जी ये फ्ला एसेट हमें कितनी देर तक बेनिफिट देता रहेगा। मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे पास, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है कि इस तरह के एसेट हम पहले भी खरीदते रहे हैं तो इतने के साल चल जाते हैं। ये एंटिटी को पता होता है जनाब हमारा इसको एक्सटेंट ऑफ यूजेज क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लांट खरीदे, उसका मैन्युफैक्चरर आपको बता रहा है कि अगर ये एक शिफ्ट चलेगा तो ये 10 साल चलेगा। अगर आप इसको 8 आवर्स चलाते हैं डेली तो ये 10 साल चलता रहेगा, इसको कोई मसला नहीं।
अब अगर आप 2 शिफ्ट चलाना शुरू कर दें तो आपकी कॉमन सेंस हमें ये कहती है कि आप इसको हाफ कर लें, ये 5 साल चलेगा, क्योंकि आपका एक्सटेंट ऑफ यूजेज जो है वो ज़्यादा हो गया। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसमें हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं कि यूजफुल लाइफ मीन्स normally it is generally known as the time period over which entity expect to drive a benefit from the assets, कि कितनी देर तक एसेट एंटिटी को बेनिफिट देता रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये यूजफुल लाइफ। अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो आपका सिस्टमेटिक एलोकेशन है, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आई होप आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेशन एस्पेक्ट तो हमने FR1 इंट्रो में सब ने पढ़ ली है, कैलकुलेशन कैसे होगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हमें पता है, सम ऑफ डिजिट भी हमें पता है, यूनिट मेथड भी। तो ये जितने भी हमारे पास अवेलेबल एलोकेशन मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन, RBM, सम ऑफ डिजिट्स, ये क्या है, इसको हम कहते हैं ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। ये हमारा एस्टिमेशन है कि एसेट इस तरह से बेनिफिट दे, इट्स नॉट एग्जैक्ट, ठीक, इट्स सिंपली एन एस्टिमेट, और इसको हम कहते हैं ये अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि एसेट हर साल एक जैसे बेनिफिट देगा। उन्होंने पैटर्न ऑफ बेनिफिट एस्टिमेट किए, लुकिंग एट द नेचर ऑफ द एसेट, उनकी एस्टिमेशन है कि ये हर साल एक जैसे बेनिफिट देगा। एस्टिमेशन अर्ली ईयर में ज्यादा देगा, लेटर ईयर्स में कम, तो उस एस्टिमेशन की बेस पे मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर लिया कि यार ये स्ट्रेट लाइन ठीक है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें अगर आप देखें रेजिडुअल वैल्यू, ये भी क्या है, अगेन इट्स एन एस्टिमेट, ये भी हमारा मैनेजमेंट का एस्टिमेट है, इतने का बिक जाएगा, हो सकता है इसे कम ज्यादा बिके, इतनी देर चलेगा, ये क्या है, ये भी एस्टिमेशन। इसका मतलब है जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन में जो 3 मेन इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, दे आर सिंपली एन एस्टिमेट्स। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपने आप में क्या हुआ, इट्स एन एस्टिमेशन, एस्टिमेट बन गया, ठीक। अब IAS 16 जब इस चीज को देखता है तो आगे वो आपको कहता है जनाब कि भाई जब इतनी एस्टिमेशन है तो फिर आप देखें कि हर ईयर एंड पे जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एवरी, मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजमेंट जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हर ईयर एंड पे वो क्या करे। IAS 16 ये कहते हैं कि जी मैनेजमेंट ये देखे कि इन तमाम एस्टिमेट्स को रिव्यू करके देखे कि क्या ये अभी भी वैलिड है या इनको चेंज करने की जरूरत है, आर दे स्टिल वैलिड और देयर इज अ नीड टू चेंज दोज एस्टिमेट, नीड टू रिवाइज दोज एस्टिमेट, ठीक। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है, जाहिर है आप अगर आपको मैं पूछूं यार एस्टिमेशन कैसे होती है, अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि एस्टिमेशन का क्या तरीका होता है, हाउ वी एस्टिमेट, तो हम कहते हैं जनाब एस्टिमेशन जितनी का हमने थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट पढ़ा, स्टैट में एस्टिमेशन हम करते हैं, या और थोड़े बहुत सब्जेक्ट है या नॉर्मल लाइफ में, तो हम कहते हैं एस्टिमेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा। आपके पास जो हिस्टोरिकल अवेलेबल डाटा है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि जनाब चीज़ें जब ये हुआ तो क्या हुआ था, जब फलां हुआ था तो क्या हुआ था, जब ये हुआ था तो फलां हुआ था, अब अगर आने वाले वक्त में भी ऐसा ही हुआ तो वही आउटकम आएगी जो पहले आ रही थी। सो हम एस्टिमेशन जब करते हैं तो हम 1 या 2 वेरिएबल्स जो है, 3 वेरिएबल्स के आपसी रिलेशनशिप को फोकस करते हैं, वो रिलेशनशिप पकड़ते हैं हम उसके ऊपर और उसकी बेस पर हम एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन ऐसे ही होती है। इसका मतलब एस्टिमेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मीन जिस पॉइंट पे आप एस्टिमेट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जितना डाटा अवेलेबल है उसकी बेस पर हम एस्टिमेशन कर लेते हैं, इज इट। जैसे अगर मैं कहूँ जी प्लांट खरीदा आपने, मैन्युफैक्चरर ने कहा जनाब कि ये अगर आप एक शिफ्ट चलाएंगे तो ये 10 साल चलेगा, 1 साल गुजरा हमारी एक शिफ्ट ही चली, अगले साल जाके हमने देखा कि 3-4 माह बाद ऑर्डर बुक बड़ी हैवी होगी और हमारा प्लांट जो है वो 2 शिफ्ट चलना शुरू, ठीक। अब जब मैं ईयर 2 के एंड पे आऊंगा, ठीक, तो ईयर 2 के एंड पे नई बात क्या हो गई है कि जनाब हमारी ऑर्डर बुक फुल है, एसेट बड़ा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, इसका मतलब है जो मैंने पिछले साल एस्टिमेट किया था वो अब रेलेवेंट नहीं रह गया, आई नीड टू रिवाइज
my estimate because the consumption rate has been changed. एसिड की कंजम्पशन का रेट जो पहले था हमारा एस्टिमेशन, ये अब बदल गया उससे, और एक्चुअल डाटा है हमारे पास कि पिछले 8-7 माह से एसिड 2 शिफ्टों में यूज हो रहा है। ठीक, इसका मतलब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एस्टिमेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जनाब जब एक और अकाउंटिंग ईयर गुजर गया तो इसका मतलब है आपके पास जो डाटा पहले नहीं था वो आ गया, नाउ यू हैव मोर डाटा। अब आपके पास और डाटा आ गया, एक साल और गुजरा, ठीक, आफ्टर 1 ईयर यू हैव मोर रेलेवेंट डाटा। अब स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि इस डाटा के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि क्या आपके एस्टिमेट अभी भी रेलेवेंट है या इनको चेंज करने की जरूरत है। ठीक, और ये कब करना है हमने, IAS 16 ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है, रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, कि आप इवेलुएट करें कि आपके ये तमाम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है वो स्टिल रेलेवेंट, आर दे नीड रिवीजन, इनको रिवाइज करने की जरूरत है। अब ये स्टैंडर्ड रिवाइज कब होगा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि एस्टिमेशन उस वक्त रिवाइज होता है जब इंफॉर्मेशन अपडेट होती, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज बीइंग अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो पहले आपके पास नहीं थी अब आपके पास है। So the updation of information may require the revision of the estimate. Information आ गई, अब in the light of the new information हो सकता है हमें अपना estimate रिवाइज करना पड़े। ठीक, अब इसको हम कहते हैं जनाब, ये आपको पेपर में जरूर आएगा, मेक मार्केट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, किसी भी साल अगर आप ईयर एंड पे रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं चीजों को, पता चलता है यार ये एस्टिमेट तो अब रेलेवेंट नहीं है। अब अगर रेलेवेंट नहीं है तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे अभी हम कह रहे थे कि जनाब हमने एक प्लांट ले लिया, और प्लांट लिया जनाब हमने कहा जी इसकी लाइफ जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल 5 साल है, बोर्ड हमारे पास छोटा 10 साल ज्यादा हो जाएंगे तो मेक इट 5 ईयर्स। हमारा ओरिजिनल एस्टिमेट ये है कि हमारे एसेट की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं इस ऊपर, और 10,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूँ जनाब यहाँ पर मैं डिस्क्लोजर अगर बनाऊं ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल में एसेट के लाइफ एज 5 ईयर्स। ठीक, अब अगर हम ये कहें जनाब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ईयर अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगी जनाब, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं क्या करूंगा, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना बन गया जनाब, तो हम कहते हैं 18,000 बन गया। 18 ही बनता है, कितना बनता है, 18,000 बन, डेप्रिसिएशन है जी 18,000। ठीक, अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन 18,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही होगी, 100,000 माइनस 18,000, 82,000, यही चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी ईयर 2, अगेन ईयर 1 के 2 के एंड पे हमने देखा जनाब एस्टिमेट आर स्टिल रेलेवेंट। ठीक है जी, हमारे एस्टिमेट यूजफुल लाइफ भी ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू एवरीथिंग इज ओके, तो क्या होगा 18,000, इधर क्या आ जाएगा जनाब 64,000। अब जब हम ईयर 3 में आए और ईयर 3 के एंड पे हमने चीजों को रिव्यू किया तो पता चला यार नहीं, इसकी यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट किया था 5 साल, एक्चुअली इसकी यूजफुल लाइफ जो है ना वो 8 साल, यूजफुल लाइफ जो है वो उसकी 8 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक एस्टिमेट जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अकाउंट फॉर द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर एस्टिमेट चेंज हो जाए किसी अकाउंटिंग ईयर में
तो उसको हमने अकाउंट फॉर कैसे करना है, उसके इफेक्ट्स को किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, अब ईयर 3 में हम कह रहे हैं जनाब क्या हुआ, तो हम कहते हैं यार हमने अपने यूजफुल लाइफ का देखा, एस्टिमेट अब रेलिवेंट नहीं है। हमने ओरिजिनली एस्टिमेट किया था कि ये 5 साल यूजफुल लाइफ है, लेकिन ये एक्चुअली 8 साल। इट्स एन 8 years। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज कि थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट क्या होगी आफ्टर द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो स्टैंडर्ड ये कहता है आप क्या करेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन आफ्टर द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो आपने याद रखना है जिस साल में अकाउंटिंग ईयर चेंज होगा, आपने अब फर्दर जिस चीज को डेप्रिसिएट करना है वो है कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, या कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जिसमें चेंज आया। तो वो क्या है जनाब हमारे पास 64,000 माइनस, अगर रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट स्टिल रेलेवेंट है तो उसको माइनस करते हैं, सपोज स्टिल रेलेवेंट, सो माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय, अब ये आपने याद रखना है यहां पे, एंड दैट इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब कितनी ओरिजिनल आपने रिवाइज एस्टिमेशन में आपने क्या कहा, कितनी लाइफ है जी 8 साल, कितने साल गुजर चुके हैं 2, तो व्हाट इज द रिमेनिंग नाउ 6। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6, सो इट इज गोइंग टू बी 6। अब आप इसको सॉल्व करें क्या आता है, इसका मतलब है कि थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन की आप एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी होगी, वो 9,000 की होगी, इट इज गोइंग टू बी 9,000। ठीक, और नेचुरली अगर एस्टिमेशन सेम रहती है तो अगले साल भी 9,000। कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 64 माइनस 9 55, इधर कितनी आ जाएगी जनाब, ठीक हो गया, सॉरी हाँ, चेंज किस साल में आया, चेंज थर्ड ईयर में आया ना, तो थर्ड ईयर के शुरू में उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है 64,000। ठीक हो गया, या कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, जिस साल चेंज आता है उससे पिछले साल में जो उसकी कैरिंग वैल्यू एंड। अब आप देखें इसको, जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आएगा तो आप देखें क्या हो रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल अफेक्ट द करंट ईयर एंड द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि जिस साल में चेंज आएगा उस अकाउंटिंग ईयर को अफेक्ट करेगा चेंज, और आने वाले सालों को करेगा। इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑलवेज हैव प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया जनाब, सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब ये आप देखें कि 16 का जब सवाल आएगा, जैसे मैं अभी आपको कहा था डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट जरूर होएगा उसके अंदर, अगर 18-20 नंबर का सवाल आया तो ये भी जरूर होगी उसके अंदर, चेंज इन एस्टिमेट एग्जामिनर जरूर करेगा सवाल का। तो आपको पता होना चाहिए कि whenever there is a change in accounting estimate, it will have a prospective effect. It means it will affect the current year financial statement and the later years. It means जो पिछले सालों में, इससे पहले वाले सालों में जो हो चुका है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। It always affect prospectively. ठीक, अब आप कहते हैं ऐसा क्यों है, तो उसके ऊपर मैं आपको पहले जब बात समझा रहा था वो इसीलिए समझा रहा था कि एस्टिमेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह क्या है, अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन लेटर ईयर्स में अपडेट हुई। तो अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का इफेक्ट भी उन्हीं सालों में जाएगा जिन सालों में इंफॉर्मेशन अपडेट हुई, ना आगे पिछले सालों में जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन।
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस तरह से करेंगे हम? तो हम कहते हैं जनाब इसको हम करेंगे प्रोस्पेक्टिव। ठीक हो गया जनाब? जैसे लिखे एक सवाल, राइट डाउन द क्वेश्चन, छोटा सा 2-2.5 लाइन होता है। एन एंटिटी परचेज अ प्लांट, an entity purchased a plant for 500,000. Estimated residual value 20,000. 20,000. Useful life 12 years. Depreciation method straight line. At the end of the 4th year of the asset, at the end of the 4th year of the asset's useful life, entity revised the estimations. Useful life 8 years. Useful life 8 years. Residual value nil. Calculate the depreciation charge for the 4th year and the 5th year. Calculate the depreciation charge for the 4th year and the 5th year. क्या होता है जनाब? मैंने आपको लिखा बताया कि एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। एस्टिमेट रिवाइज कब हो रहा है? 4th ईयर। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट किन किन सालों को अफेक्ट करेगा? करंट एंड द फॉलोइंग ईयर। आप फॉलोइंग को कर रहे हैं, करंट को नहीं कर रहे। कैसा है ना? इसीलिए मैंने लिखवाया था एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। यही वर्डिंग होती है एग्जामिनर। उसको पता होता है जब मैंने 4 साल करे, मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके अकामुलेट डेप्रिसिएशन साइड पे कर देनी। ठीक। अब ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा था कॉपी में क्या किया, 5 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 12, 40,000 इनटू 4 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 सालों की कैरिंग वैल्यू। अब ये 4th ईयर की डेप्रिसिएशन पूछे कितनी? 40,000। अब इसके बाद जो निकाली वो 5वें साल। अब ये गलत, 3 सालों की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो, क्योंकि 4th ईयर को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अफेक्ट करेगा। द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट व्हिच मींस इट विल अफेक्ट द करंट ईयर। करंट ईयर मींस जिस साल में चेंज आया, एंड द फॉलोइंग ईयर्स, और उसके बाद वाले साल। इसका मतलब चौथा साल इफेक्ट होगा। इसका मतलब है 4th ईयर इफेक्ट होगा। तो आपको कैरिंग वैल्यू कब की चाहिए? एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर या एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो वो कितनी बनती है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन? 1,20,000। 1,20,000। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी बन जाती है? 3,80,000। रेजिडुअल वैल्यू भी मैंने चेंज कर दी, इज निल, -0। चलेंगे। यूजफुल लाइफ हमने कहा जी कितनी थी? 8 साल। अब कुछ लोगों ने 4 कर दिए, बाकी रिमेनिंग नहीं। कुछ लोगों ने किया ना एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, उनका जी 4 तो गुजर गए, बाकी बचे 4 नहीं। इट्स अ 5 इंक्लूडिंग द 4th ईयर। 3 साल गुजरे। ठीक।
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बनती है इंक्लूडिंग द ईयर वेयर देयर इज अ चेंज, तो 5 साल बचे ना बाकी, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक, so that is the answer, that is the answer 76 साल। ठीक हो गया जनाब, 4th ईयर भी यही आएगी और 5th ईयर भी यही आएगी, ठीक हो गया जनाब। चले आगे लिखें, इसी सवाल को आगे लेके चलें। In the 6th year, entity revised the depreciation method from straight line to reducing balance method. ठीक हो गया, at the rate of 25%, RBM का रेट है 25%। Calculate the depreciation for 5th year and 6th year. Calculate the depreciation for 5th year and 6th year. वैसे ही कह दिया मैं, 5वें साल की बता दें क्या, वो तो वही रहेगी 76 साल जो अभी आपने देखा। कॉमन सेंस बहाल कर रहे हैं ना जरा। %25 RB, 25% reducing balance month, 57,000 मेरा 2,28,000 इंटू 25%, ऐसे 228,000 इंटू 25%, तो ये आ जाएगा आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो एनी एस्टिमेट कैन बी चेंज, तीनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्या निकला है यहाँ पे, दैट द चेंज इन एस्टिमेट विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक, एस्टिमेट अगर चेंज होगा तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यह है कि इट विल अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द लेटर ईयर्स। जिस साल चेंज आएगा उस साल को अफेक्ट करेगा और आने वाले सालों को ये अफेक्ट करेगा। सो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो दैट इज अ डेप्रिसिएशन। बाकी आपको मुझे उम्मीद है कि आपको डेप्रिसिएशन की एंट्रीज तो बड़ी अच्छी तरह से आती होंगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जनाब? Depreciation account debit to accumulated depreciation। ठीक हो गया जनाब? अगर मैं ये लिख दूं जनाब कि इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? हाँ भाई, इसको लाना। डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट की क्लोजिंग क्या थी अभी की? पेएबल या इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट? तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? तो इसकी क्लोजिंग भी वैसे ही होगी, करो। P&L debit, depreciation account credit, so it is going to be in the profit and loss। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब हमने एक एसेट पे डेप्रिसिएशन ली और वो आई 1000, जस्ट इज्यूम, ठीक हो गया, 1000 की डेप्रिसिएशन आई। अब आपको पेपर में सवाल में वो कहता है कि जनाब इसमें 70% प्रोडक्शन से रिलेट करती और 30% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से रिलेट करती। बड़ी आम सी बात है, पेपर में FR1 में बार बार आपको मिलेगा। कहते ये जो फोर्थ ये डेप्रिसिएशन है, 70% इट रिलेट्स टू द प्रोडक्शन एंड 30% रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एक तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन,
लेकिन अगर इसकी डबल एंट्री करनी हो तो क्या होगा? क्यों भाई? उसको लाना पीछे वाला, वो तो आए पीछे जो बैठा, इसकी एंट्री करो। 70% of the depreciation relates to the production and 30% relates to the administrative expense. अब देखिए ये भी क्लोजिंग एंट्री है, इसको नॉर्मली क्लोजिंग से पहले हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। एक अकाउंट में से चीजें निकाल के दूसरे अकाउंट्स में क्लब करने को ट्रांसफर करते। पेपर में FR1 के फाइनल अकाउंट के सवाल में इट्स अ रूटीन थिंग, वहां बताएगा यार इसमें से इतने परसेंट इधर ले जाओ, उतने परसेंट उधर ले जाओ, इसका परसेंट इधर ले जाओ। इसका मतलब एक अकाउंट से चीजें निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि 70% रिलेट्स टू द प्रोडक्शन एंड 30% रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब एग्जामिनर मुझे ये कह रहा है कि तुम एंट्री करो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एडमिन एक्सपेंस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। $1,000, $700, $300 ट्रांसफर कर दिए मैंने डेप्रिसिएशन। नॉर्मली इसने जाना था P&L में, लेकिन इसको हमने क्या किया कि इससे पहले कि ये P&L में जाए, हमने इसको इसके रेलेवेंट मेन जो क्लब है उसके अंदर डाल दिया कि इतने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो, इतने परसेंट एडमिन में डाल दो, चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल ने भी P&L के साथ ही क्लोज होना, तो अल्टीमेटली होना इसने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही क्लोज है, लेकिन हम वाया उसको कॉस्ट ऑफ सेल क्लोज कर रहे, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन इतने परसेंट डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन में एसेट यूज हुआ है, इतने परसेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हुआ है, तो एक्सपेंस की एलोकेशन होगी, ठीक। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दूं तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवरस्टेट हो जाएगा और एडमिन एक्सपेंस अंडरस्टेट कर जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने जाना तो P&L में ही है। ओवरऑल प्रॉफिट ठीक रहेगा, लेकिन वन ऑफ द एक्सपेंस इज बीइंग ओवरस्टेटेड एंड द अदर एक्सपेंस इज अंडरस्टेटेड, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट पे जरूर इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। डन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये जिस एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन ली है, ये कंपनी के कुछ हैवी इक्विपमेंट्स हैं, क्रेन वगैरह हैं, जो कि कंपनी यूज करती है इन द कंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट, लेकिन इस दफा इन्होंने ये क्रेन अपने हेड ऑफिस की कंस्ट्रक्शन में यूज किया है पूरा साल, ठीक हो गया। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये कंपनी जो अपने लिए एसेट कंस्ट्रक्ट कर रही है उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है, तो इसको उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दो। क्या एंट्री होगी? तुमने कंसेप्ट पकड़ लिया ना तुमने, बस वो मैं उसको पूछूं जिसको अभी थोड़ी दिक्कत हो रही। हाँ जी, कौन बताएगा? एनीवन एल्स? हाँ साहब। एसेट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो मैं एंट्री कर रहा हूं एसेट अकाउंट डेबिट यानी कि बिल्डिंग अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, अब देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज कर दी। डेप्रिसिएशन हैज बीन कैपिटलाइज्ड, मतलब कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर आप एसेट यूज कर रहे हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर एसेट, तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट में क्या चली जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये मैंने क्या किया, इसे कैपिटलाइजेशन, डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होती, ठीक। और यहां पर क्या हो रहा है, ये एलोकेशन। लेकिन आप गौर करें कि ये सिंपल डबल एंट्रीज है, ट्रांसफर एंट्री है। आप याद रखें, जब भी किसी एक अकाउंट से कोई अमाउंट निकाल के आपने दूसरे अकाउंट में डालनी है, तो सिंपली आपने एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि जिस अकाउंट में से आप अमाउंट निकाल रहे हैं, अगर वो डेबिट अकाउंट है नेचर में तो वो क्रेडिट होगा, अगर वो क्रेडिट अकाउंट है नेचर में तो फिर वो डेबिट होगा। ऑपोजिट ट्रीटमेंट देंगे आप उसे, ठीक। और दूसरा अकाउंट जो है वो कोरस्पॉन्डिंगली डेबिट या क्रेडिट होगा। मतलब अगर आप एक अकाउंट से निकाल रहे हैं और वो एक डेबिट अकाउंट है, डेबिट अकाउंट का मतलब ये होता है जिसमें पूरा साल जब आप एंट्रीज कर रहे हैं तो डेबिट ही होता है, तो डेबिट नेचर अकाउंट, यानी कि यहाँ एसेट है यहाँ एक्सपेंस,
दो ही फैमिलीज होंगी ना। अब जब आप इसमें से कोई अमाउंट निकालेंगे किसी दूसरे अकाउंट में डालेंगे तो ट्रांसफर के वक्त ये अकाउंट क्रेडिट होगा। अब अगर ये अकाउंट क्रेडिट होगा तो जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेबिट होगा। इससे ओवरऑल डेबिट क्रेडिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और अगर आप किसी अकाउंट से निकाल रहे हैं अमाउंट और वो क्रेडिट अकाउंट है तो इसका मतलब अब ये खुद डेबिट होगा और जिस अकाउंट में जा रहा है वो, इसका मतलब ओवरऑल क्रेडिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट अ ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं टू द अदर टू एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। तो ये कॉमन चीजें हैं जो पेपर में आएंगी और ये इतनी सादा सी होती है कि हम सिंपल प्लस माइनस में इसको ले जाते हैं। मतलब पेपर में शायद में जब हम डेप्रिसिएशन एलोकेट कर रहे होंगे तो हमने दो हेडिंग्स बनाई होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस। इतनी डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर दो, इतनी इसमें ऐड कर दो। एक्चुअली हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक। तो वो हमें रट तो जाता है प्लस, लेकिन कभी एग्जामिनर ये पूछ ले कि यार पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो हम जो कर रहे होते हैं कैलकुलेशंस में वो हमें एंट्री की जुबान में बोला नहीं जा रहा होता, क्योंकि हमें लगता है कि बस प्लस ही होता है, पीछे डबल एंट्री तो होती नहीं। कर करके सवाल ना एक ही तरह के पैटर्न करके बस हमारे जेहन में छप जाता है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो ये नहीं पता कि पीछे डबल एंट्री ही चल रही है, ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, आपको पता है। और मैं यहाँ पर आपको बात ये बताना चाह रहा था कि अगर एग्जामिनर आपको डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज करने को कह दे, पढ़कर आपको समझ यही आ रही हो कि कह रहा है इसको एसेट की कॉस्ट में डाल दो, तो बच्चे जो है अक्सर नहीं करके आते, बाहर आके कह रहे होते सर डेप्रिसिएशन कैसे एसेट बन सकती, तो बात मान ले उसकी, अगर वो कह रहा है कि ये यूज हुई है तो उसको कर दें कैपिटलाइज। तो समझ आ रही बात, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इट कैन बी कैपिटलाइज्ड, ठीक। इसके बाद जनाब यहां पर हमने एक वर्ड लिखा था माइनस अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। इस पर हमारे पास FR1 में स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के अंदर आ गया, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स 36 IS 36। वो हम उसमें बात करेंगे कि यहाँ पर जो आगे फर्दर माइनस इंपेयरमेंट लॉसेज हैं वो 36 में हम उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी करेंगे तो नेचुरली 36 हमने पढ़ना है तो वो उसमें भी आएगा। तो यहाँ पर अभी हम अपने आप से ये कैरिंग वैल्यू जो है वो क्या है, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके बाद वाला जो माइनस है वो IS 36 माइनस इंपेयरमेंट लॉसेस। तो वो जब हम 36 पढ़ेंगे तो वो भी फिल हो जाएगा, ठीक। सो ये जनाब हमारे पास है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नोट्स गाना तो भैया, पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर है 6, पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर है 6। अब देखिए ये सवाल आपके सामने जो आप पढ़ रहे होंगे, इसमें 2-3 चीजें जो है वो हमने समअप कर दी हैं, ठीक। अब आप देखें इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इज डिस्कसिंग अ कॉम्प्लेक्स एसेट। ये कॉम्प्लेक्स एसेट को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे पता चला हमें, बिकॉज द एसेट हैज द 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स और उन तीनों की यूजफुल लाइफ डिफरेंट। कैसे है जनाब, शिप फैब्रिक है, कैबिन एंड एंटरटेनमेंट एरिया फिटिंग है और propulsion सिस्टम। 3 मेजर कंपोनेंट है एसेट के और तीनों की यूजफुल लाइफ जो है, एक की 25 साल है, एक की 12 साल है और एक 40,000 आवर्स, ठीक हो। सो डिफरेंट यूजफुल लाइफ, डिफरेंट बेसिस, सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स एसेट। तो क्या होगा, हर कंपोनेंट अलग अलग डेप्रिसिएट होगा, ठीक हो गया, जैसे हम कल बात कर रहे थे। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे आए क्वेश्चन 30 September 2004, no further capital expenditure has been incurred on the ship। कोई खर्चा बर्चा नहीं किया हमने उसके ऊपर, लेकिन in the year ended 30 September 2004, the ship had experienced a high level of engine trouble, which had cost the company considerable loss of revenue and compensation cost. The measured expired life of the propulsion system at 30th September was 30,000 hours.
Due to unreliability of the engine, a decision was taken in early October 2004 to replace the whole of the propulsion system at a cost of 140 million. अब देखें ये क्या है, I-16 की जुबान में अगर हम बात करें, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बट इट विल फॉल अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ अ कंपोनेंट. जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ओल्ड कंपोनेंट डी रिकग्नाइज हो जाएगा और नया कंपोनेंट जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा. तो पुराना प्रोपल्शन सिस्टम आप डी रिकग्नाइज कर देंगे और नया प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो आप रिकग्नाइज कर रहे हो. ठीक. उसके बाद कहते हैं जी एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द न्यू प्रोपल्शन सिस्टम इज 50,000 आवर. ठीक. और इस साल ये 5,000 घंटे चल गए. नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें, कहते जनाब प्रोपल्शन सिस्टम की रिप्लेसमेंट जारी थी तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इसको कैबिन और एंटरटेनमेंट एरिया जो है इसको भी अपग्रेड कर लिया जाए. तो ये भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में फॉल करेगा. तो कितने का हुआ जनाब? कहते जनाब 60 मिलियन का कैबिन एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज पे पैसे लगे और इसके अलावा आपने शिप फैब्रिक जो है उसको रीपेंट कराया है 20 मिलियन. ठीक हो, दोनों ही सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सारी चीजें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. पूरा क्वेश्चन जिसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, दो कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स एसेट और दूसरी चीज जो इसमें वो ऐड ऑन किया अभी तक उसने, वो क्या है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. एक इसमें रिप्लेसमेंट है, बाकी नॉर्मल परसेप्शन है कि अगर अपग्रेड हो गई यूजफुल लाइफ तो कैपिटलाइज नहीं हुई तो राइट ऑफ. ठीक. After the upgrade of the cabin and entertainment area fitting, it was estimated that their remaining life was 5 years from the date of the upgrade. अब ये आ गया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये जो अभी हम पढ़, यूजफुल लाइफ भी चेंज हो, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या चेंज आ गया. सो इट विल अफेक्ट द करंट एंड द फॉलोइंग ईयर्स. ठीक. उसके बाद कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑल द वर्क्स ऑन द शिप कैन बी assumed टू हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 1 अक्टूबर 2004. आप एज्यूम करिएगा तमाम काम 1 अक्टूबर 2004 को मुकम्मल हो चुके थे. ठीक. और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस वक्त की बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2005. कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शिप at 30 September 2005 and its related expenditure in the statement of profit and loss for the year ending 30 September 2005. ये जो आपको नजर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पुराना नाम है, वो हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाए. तो इट्स बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो नया नाम है उसका चेंज नाम. तो बहरहाल जनाब ये आपके पास सवाल है, इसका आंसर नहीं देखना आपने और कोशिश करें, अभी तो टाइम ज़रा कम है लेकिन जितना भी हो जाए सवाल सॉल्व करें, ज़रा कॉपी पे देखें आपसे होता है. अच्छा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे सिंपली है कैलकुलेट. तो इसमें जो लेआउट है या जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर नहीं करती. आप जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर ले, इसको टी अकाउंट बना के कर ले, जैसे करें स्टेटमेंट बना के कर ले. ठीक. लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा जो आदत आपकी हैबिट डेवलप करनी है IAS 16 के अंदर, वो है शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट. ये बनाना आपने अपनी हैबिट बनानी है, क्योंकि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें आपको क्या करना होता है कि नॉन करंट एसेट का एक पूरा शेड्यूल बनाना होता है. ठीक. तो मैं उसी तरह से इसको सॉल्व पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि क्या करना आप. ठीक. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स. देयर आर 3 कंपोनेंट्स. ठीक. क्या क्या है जनाब? तो कहते हैं सबसे पहले शिप फैब्रिक, दूसरा है जनाब एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, तीसरा है जनाब प्रोपल्शन सिस्टम. और ये है जनाब हमारे पास इन मिलियंस. ठीक हो. आप देखें ये 3 मेन आपके हेड है. अब यहाँ पर ये भी हो सकता था लैंड एंड बिल्डिंग पहला कॉलम, दूसरा कॉलम प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा कॉलम व्हीकल, इसे भी लिख सकते हैं. मतलब 3 कॉलम्स हमने बना लिए. इसके बाद 3 डिफरेंट एसेट्स हैं हमारे पास विद इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट.
यहां पे आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे आगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दूसरा मॉडल, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा वैल्यूएशन का वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं। अभी हमने चूंकि एक मॉडल पढ़ा है तो उसमें सिर्फ कॉस्ट, देयर इज अनदर मॉडल जिसमें वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे जनाब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हुआ तो ये डिफरेंट एसेट्स की क्या कॉस्ट थी या क्या वैल्यू थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास वैल्यू है शिप फैब्रिक है 300, ठीक, और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज है 150 और प्रोपल्शन सिस्टम है 100। अब अगर आप गौर करें तो मैंने 3 अकाउंट खोले हैं और उनके ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर दी, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर क्या है, इट्स ए कॉलम फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म बना रहा हूं। ठीक, FR1 के अंदर जो I16 का 17 से 20 नंबर का सवाल आएगा उसमें मेन वर्किंग ये होगी और इसी तरह करनी है। ओके, टी अकाउंट नहीं बनाने उसके अंदर, नोट्स टू दी अकाउंट आपसे कहेगा नोट्स प्रिपेयर करें, तो वहां पे लेजर अकाउंट नहीं बना के आना। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कोई 4-5 लाइंस अपने पेज पे आप उसको स्पेस दें और यहाँ पे लिखें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर लिखें एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट साल जब शुरू हुआ तो इनके बैलेंसेस क्या थे, अकामुलेटेड डेप। जैसे कह आप आपका जो शिप फैब्रिक है उसकी लाइफ है 25 साल, ठीक, तो कितने साल गुजर चुके हैं जी शिप को, कह रहे हैं आप शिप जो है वो 8 साल जो है वो इसको गुजर चुके हैं जनाब, ऐसे ही है। अक्टूबर 9,996 को एक्वायर किया था आपने और आप जिस साल की फाइनेंशियल्स बना रहे हैं वो है सितंबर 2005, इसका मतलब इसका शुरू है अक्टूबर 2004, तो 96 से अगर आप सितंबर 4 तक आए ये कितने साल बनते हैं, 8 साल। इसका मतलब 8 साल शिप को लिए हो चुके हैं। तो शिप फैब्रिक पे कितनी डेप्रिसिएशन आई, तो कहते हैं इट इज गोइंग टू बी 300 डिवाइडेड बाय 25, तो इट्स अ पर ईयर मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आ गया। कितना आ गया जनाब, 96, यू विल राइट हियर 96। इसी तरह आप एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का निकाल 150 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ गया 100। और प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में वो कह रहा था वो कितने घंटे इस्तेमाल हो चुका है, उसने कहा था वो 30,000 घंटे आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, पढ़ा ना सवाल में लिखा हो। तो कैसे निकालेंगे जनाब आप, 100 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 30,000, कितना आ गया 75, ले जनाब। ये क्या आ गया हमारे पास, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसमें प्रोपल्शन सिस्टम को मैं जो है वो जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, फिर उसके बाद बाकी सवाल आप घर में जाके इसको फिल करना आप। ठीक, क्या कहते हैं प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में, कहते हैं बड़ा मसला मसाइल हो गए तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, यानी कि हमने इसको डी रिकग्नाइज करना है, किसको, ओल्ड प्रोपल्शन सिस्टम डी रिकग्नाइज हो जाएगा और नया प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा। अब जब मैं इसको डी रिकग्नाइज करूंगा तो मुझे पता है व्हाट इज गोइंग टू बी द एंट्री, प्रोपल्शन सिस्टम कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, दोनों का डिफरेंशियल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस चार्ज होगी, क्योंकि पैसे तो कोई आए नहीं इसको बेच के, तो खत्म हो गया। अब डबल एंट्री मैंने करनी नहीं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू है, यहां पे मैं लिखूंगा डिलीशंस, डिस्पोजल्स, डिस्पोजल, यहां पे मैं लिखूंगा डिस्पोजल और इधर आके मैं लिखूंगा 100 माइनस
इसका मतलब मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट हो गया। इधर भी लिखूंगा मैं डिस्पोजल्स, और इधर आके मैं 75 जो है वो माइनस कर दूँ। इसका मतलब मैं डबल एंट्री क्या की, प्रोपल्शन सिस्टम कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट, accumulated depreciation of propulsion system डेबिट, क्योंकि दोनों ऑपोजिट ट्रीटमेंट में गए। अब ये नॉर्मली क्या है, डेबिट, तो अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो फिर ये माइनस हो रहा होगा। accumulated depreciation अकाउंट का नॉर्मल नेचर क्या है, क्रेडिट, अगर ये डेबिट हो रहा है तो फिर ये माइनस हो रहा है। अब ये दोनों क्या हो गए, जीरो। डिफरेंशियल कितना है, 25। वो कहां पर रिपोर्ट हो रहा होगा, तो हम कहते हैं वो हम जनाब अगर यहां पर बनाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जनाब लॉस ऑन प्रोपल्शन सिस्टम, कितना जनाब, 25। ये P&L में चला गया। अब मेरी डबल एंट्री पूरी की पूरी मेरी वर्किंग में नजर आ रही, क्या है, प्रोपल्शन सिस्टम कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एसेट डी रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक हो गया जनाब, ये वही है जो कल हम बात कर रहे हैं। अब आपने नया प्रोपल्शन सिस्टम बाय कर लिया, वो कितने का आया जनाब, वो आया जनाब 140 मिलियन, 140। तो क्या एंट्री होगी, प्रोपल्शन सिस्टम डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एडिशंस, इस साल जो हमने नए एसेट एडिशंस, प्रोपल्शन सिस्टम डेबिट 140 प्लस स्टेटमेंट फॉर्म में। अब इसका मतलब है कि एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसमें ऐड हो रहा है, प्लस हो गया। कह रहे जी इस साल ये सिस्टम 5000 घंटे चला, और जो नया प्रोपल्शन सिस्टम हमने लिया इसकी ओवरऑल यूजफुल लाइफ है 50,000 घंटे। तो इसकी कितनी डेप्रिसिएशन आई, 140 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, कितना आ गया, 14। तो एंट्री क्या होनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इधर आऊंगा मैं, यहां पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ले लेना कितनी आई, 14। इसका मतलब ये क्रेडिट हो गया, इट्स क्रेडिट। अब आप यहां पर लिखें, अगर मैं इसको क्लोज करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा एट द, जैसे ना एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो यहां पे मैं लिखूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अगर मैं अकाउंट की जुबान में बोलूं तो ये मैं क्लोजिंग बैलेंस ड्राइव कर रहा हूं। अगर मैंने अकाउंट बनाया होता तो ये क्या होना था, ये क्लोजिंग बैलेंस था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 140। इसी तरह अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम जो है वो मैं लिखूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना आ गया जनाब, तो कहते हैं इट्स 14। अब इसके ऊपर 140 माइनस 14 क्या आता है, तो ये आ गया 100 एंड, इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, नेट बुक वैल्यू, और ये वो वैल्यू है जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे हमने रिपोर्ट करी, 126। अब ये जो मैंने पूरा टेबल बनाया है, इस टेबल का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको जो सवाल आएगा नोट्स टू द अकाउंट, उसमें बाकी नोट्स के अलावा जो मेन नोट्स सारे मार्क्स कैरी कर रहा होगा वो ये वाला, मतलब अगर 20 नंबर का सवाल आ जाए तो 14 से 15 नंबर इस टेबल के होंगे, याद रखना आप, ठीक। और इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलम बनेंगे, 3 एसेट क्लासेस होंगे इसके अंदर। एडजस्टमेंट अभी हमने पूरी नहीं पढ़ी, मतलब इसमें एक और जो एडजस्टमेंट आएगी वो रीवैल्यूएशन की, वो होगी, ठीक। एक डिस्पोजल होगा, एक एडिशन होगा, एक डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट, रटी हुई एडजस्टमेंट्स हैं वही आने वाली है। लेकिन ज़रा जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो इतना बल्क ऑफ चीज़ें हैंडल करना पेपर में ज़रा इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, ठीक। तो लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आपने अपने आप को हैबिट डालनी है, चाहे जो सा भी सवाल हो आपने कोशिश करनी है, आप पूरा नोट बना लिया करें। क्योंकि अगर नोट आया है तो तब तो बनाना ही है, अगर नहीं आया वो कह रहा है कैलकुलेट करें तो कोई नहीं, नोट बना के कर लें, क्या मुसीबत पड़ी है, उस पर तो कोई पैटर्न है ही नहीं। तो हमने हैबिट डेवलप कर लेनी है कि हम हर दफा जो है वो नोट ही बनाए, ठीक हो गया, ले जनाब।
थैंक यू।